प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। अग्नि परीक्षा का मतलब हुआ कि थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, कोविड के समय से ही अगर इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे, लगातार बहुत अच्छा कर रहा है। 2020 कोविड का समय था, लेकिन उस समय भी ईयर एंड तक देखेंगे तो रिटर्न्स बहुत आ चुके थे। 2021 में रिटर्न बहुत ज़्यादा था। 22 में वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरी तरह से गिरे थे, लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट फ्लैट था। 23 अगेन बहुत अच्छे रिटर्न्स, 24 अगेन अच्छे रिटर्न्स। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए डिफिकल्ट पीरियड क्यों है, तो 4 फैक्टर्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पे देखिए करंट मार्केट कंडीशंस क्या है इंडियन स्टॉक मार्केट्स के। तो आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो अगेन मैं काफ़ी समय से ये रिपीट कर रहा हूँ, फिर से वही चीज़ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। लार्ज कैप देखिए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही ऊपर है, और नीचे देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही कोई खास रिटर्न्स नहीं। और उसके नीचे देखिए बैंक अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, आईटी में भी अच्छा खासा रिटर्न आ रहा है, एफएमसीजी में भी कुछ रिटर्न आ रहा है। तो देखिए, सिर्फ ये देखकर ही आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स में चल क्या रहा है। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा वैल्यूएशन। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी क्या है, 23.5, स्लाइटली ओवर वैल्यूड अभी भी है। थोड़ा गिरावट आया था लेकिन फिर से ऊपर आ चुका है। नीचे देखिए मिड कैप कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, 44.7 ट्रेलिंग पी है। स्मॉल कैप का भी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, 33.3, सारे ट्रेलिंग पी है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन देखकर ही क्लियरली पता चल रहा है ना कि आने वाले समय में या तो करेक्शंस हो सकते हैं, मार्केट थोड़ा और गिर सकता है, या फिर टाइम करेक्शन होगा ना, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ से नहीं जाएगा, कुछ समय तक यहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे करता रहेगा। तो वैल्यूएशन ये है। तो देखिए वैल्यूएशन हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट को बहाना चाहिए होगा समय पे गिरने का। वैल्यूएशंस देखने के बाद फिर से हम मार्केट्स देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए लार्ज कैप का वैल्यूएशन रिलेटिवली स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए मार्केट ऊपर है लार्ज कैप्स में देखेंगे। बैंक का अगर आप देखेंगे रिटर्न्स नहीं आया है तो बैंक ऊपर है। आईटी का रिटर्न्स रिसेंट टाइम्स में ऑफ कोर्स थोड़ा आ रहा है, लेकिन काफ़ी समय से नहीं आ रहा था, ये भी ऊपर है। एफएमसीजी का भी कोई खास रिटर्न्स नहीं आ रहा था, तो ये भी ऊपर है। तो क्लियरली वैल्यूएशन से ही आपको आज का मार्केट समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब भी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है तो गिरने का बहाना चाहिए होता है। तो वो गिरने का बहाना कहाँ से आ सकता है, तो यहाँ से मैं आपको 3 फैक्टर्स बता सकता हूँ जिससे कि मार्केट को गिरने का बहाना मिलेगा। देखिए नंबर 1 फैक्टर होगा अर्निंग्स। स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न्स है, मैंने आप लोग को हमेशा बताया है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है अर्निंग्स। दैट इज़ कंपनीज जो लिस्टेड हैं, जहाँ की इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, उसका प्रॉफिट कैसा आने वाला है। तो देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म पूरा का पूरा मार्केट इसी पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म ऑफ कोर्स मैं हमेशा बोलता हूँ लक पे डिपेंडेंट है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पे मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म यहीं पे है। तो अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्लैरिटी मिलेगा। अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टरली अर्निंग ग्रोथ देख सकते हैं ना, क्वार्टर वाइज सितंबर 21 जो क्वार्टर था उससे फिलहाल अर्निंग ग्रोथ कैसा रहा है। अर्निंग ग्रोथ मीन्स प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है कंपनीज का। तो देखिए 21 सितंबर देखिए अर्निंग ग्रोथ कितना ज़्यादा था उस समय ना, कोविड के बाद। नेचुरली कोविड 20 में था, उसके बाद अर्निंग ग्रोथ तो बिल्कुल प्रॉफिट बढ़ना था ना। कोविड के समय तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक सब कुछ बंद था, उसके बाद जब खुला तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हुआ। उस समय मार्जिन्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है शुरू का। देखिए सितंबर 21, दिसंबर 21, मार्च 22, जून 22, सितंबर 22 और दिसंबर 22 देखिए अर्निंग ग्रोथ कितना गिर चुका है। क्यों गिरा है, तो फरवरी 22 से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो गया था, उसके कारण कमोडिटी प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर गए थे, उसके कारण मार्जिन्स बुरी तरह से हिट हुए थे कंपनीज। उसके बाद कमोडिटी प्राइसेस नीचे आने लगे ऊपर जाने के बाद, तो उसके बाद फिर से हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आने लगा। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ कितना ज़्यादा, जून 23 से देखिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ, लेकिन सिक्लिकल है, आपको पता है ना, फिर से नीचे आने लगा। अब देखिए जून 24 इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है। और सितंबर जो कि अभी चल रहा है ना, अक्टूबर में रिजल्ट्स आने लगा है, इस बार का एक्सपेक्टेशन है कि अर्निंग ग्रोथ जो क्वार्टर का होगा 2% के आसपास होगा। तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है अर्निंग ग्रोथ पहले के मुकाबले। अगर आप देखें सिक्लिकल है अगेन, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ फिलहाल ये नीचे आ रहा है। तो जब इस तरह का रिजल्ट आएगा तो मार्केट पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आने जा रहा है इस बार का, तो क्या होगा, तो BFSI
ना, बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज़ हैं, इनका ही परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में अच्छा रहा है। ऑल्दो स्टॉक मार्केट का रिटर्न नहीं आया है, लेकिन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। तो इस बार भी वहीं से चांसेस है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा आएगा। पहले के मुकाबले वहाँ भी मार्जिन्स हिट हुए हैं, तो पहले के मुकाबले वहाँ भी जो रिज़ल्ट है थोड़ा कम होकर आएगा, लेकिन अभी भी ओवरऑल दूसरे सेक्टर से अगर आप मुकाबला करेंगे तो वहीं पर ज़्यादातर रिटर्न्स आने वाला है। इसके अलावा IT का परफॉर्मेंस बिल्कुल निल रहा है, तो IT इस बार भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकता है। फार्मा में इम्प्रूवमेंट आएगा, केमिकल सेक्टर में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स डाउन एंड आउट रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अर्निंग ग्रोथ थोड़ा पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो वैसे सेक्टर्स जिनका रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, वहाँ पे थोड़ा डाउन होगा। लाइक ऑटो का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, तो वहाँ पे थोड़ा परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में, उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। कॉमोडिटीज़ का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन देखने को मिलेगा। तो अर्निंग ग्रोथ के मामले में अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होने जा रहा है। इसका ऑफकोर्स एक हद तक निगेटिव असर मार्केट्स पे पड़ेगा, क्योंकि जिस भी कंपनी का रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो ऑफकोर्स मार्केट उसके कारण गिरेगा, उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो गिरेगा। तो इस क्वार्टर में बहुत सारी कंपनीज का आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइस है थोड़ा थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि चांसेस है कि बहुत सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस है ज़्यादा अच्छा नहीं हो। ज़्यादा अच्छा नहीं हो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखिए, बेस इफेक्ट एक तो होता है। आपने देखा है ना कि पहले कितना ज़्यादा रिटर्न आ चुका है ऑलरेडी, प्रॉफिट वाइज ह्यूज। तो ऑफकोर्स बेस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले अगर आप उतने हाई ग्रोथ पे फिर से उतना ज़्यादा हाई ग्रोथ तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो वो एक असर है। दूसरा, डिमांड भी अगर आप देखेंगे तो डिमांड अप एंड डाउन होता रहता है, तो डिमांड भी पहले के मुकाबले थोड़ा कमा है, उसका असर पड़ेगा। साथ ही मार्जिन्स भी कम होंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ये भी है कि टाइम के साथ आप देखेंगे कि बेस इफेक्ट का जो असर था ना, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा था, तो वो भी बेस इफेक्ट अब कम हो रहा है, तो आने वाले समय में उसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। इस बार मानसून भी अच्छा रहा है, तो रूरल रिकवरी भी अच्छा होगा। तो ओवरऑल देखिए, ऑल्दो इस बार तो बिल्कुल अर्निंग ग्रोथ नहीं आने जा रहा है, लेकिन हाँ, नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स हम इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। और मोस्टली स्टॉक मार्केट तो फ्यूचर देखकर ही काम करता है, तो उसके कारण हो सकता है स्टॉक मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट को पता है कि आने वाले जो क्वार्टर्स होंगे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा अर्निंग ग्रोथ। बट हाँ, फिलहाल अर्निंग ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, उसका प्रेशर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे आप बिल्कुल देखेंगे। थर्ड फैक्टर क्या है? तो थर्ड फैक्टर होगा चाइना। काफ़ी समय से चल रहा है अब तो ना, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुका है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा बहुत गिरा था, लेकिन फिर से रिकवरी स्टार्ट हो गया, फिर से रिटर्न्स आने लगा है चाइनीज़ मार्केट में। तो देखिए, FIIs का पैसा बहुत ज़्यादा इंडिया से निकल चुका है। आने वाले समय में थोड़ा और पैसा निकलेगा इंडियन मार्केट्स में। क्यों निकलेगा? क्योंकि देख रहे हैं ना, वैल्यूएशन हमारा ज़्यादा है, अर्निंग ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ रहा है इंडिया पे, अर्निंग ग्रोथ भी अच्छा नहीं होने जा रहा है, तो उसका ऑफकोर्स नेगेटिव असर पड़ेगा। थोड़ा और पैसा FIIs का निकलेगा, लेकिन ये सभी कुछ शॉर्ट टर्म है। चाइना का मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, जो कुछ भी है शॉर्ट टर्म ही है, क्योंकि चाइना बिल्कुल डाउन एंड आउट था, वैल्यूएशन अभी भी देखे तो बहुत कम है, तो इसीलिए थोड़ा पैसा वहाँ पे जा रहा है। तो देखिए, ये चाइना, मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड बैंक का अगर आप देखें या फिर गोल्डमैन सैक्स का अगर आप चाइना का GDP ग्रोथ रेट देखें ना, तो इस साल उनका मानना है कि 5% भी नहीं रहेगा, 4.9% के आसपास। और नेक्स्ट ईयर तो ये 4.5% भी शायद नहीं जाए, 4.4% के आसपास GDP ग्रोथ रहेगा चाइना में। जबकि इंडिया तो 7% प्लस सेफली अभी लगता है, या फिर 7% के आसपास इस साल भी रहेगा, और नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है कि 7% के आसपास। कम होगा भी तो थोड़ा बहुत उससे कम होगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी, शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं, वैल्यूएशन है, अर्निंग्स है, चाइना का जो इशू चल रहा है ऑफकोर्स उसके कारण मार्केट में और भी थोड़ा गिरावट आ सकता है। क्योंकि देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, ये तो मानना पड़ेगा कि FIIs 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मतलब 4.5 ईयर्स में अगर आप देखें ना, कोविड के समय से सेकेंड हाईएस्ट पैसा इसी मंथ निकला है। कोविड के समय मार्च 2022 में FIIs का सबसे ज़्यादा पैसा निकला था, उस समय निकला था अबाउट 62,000 करोड़, लेकिन वो पूरे मार्च महीने में निकला था 2020। कोविड, आपको याद होगा ना कितना ज़्यादा खौफनाक माहौल था उस समय, उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा निकला है। और ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ना, 58,711 करोड़ इस मंथ जो निकला अक्टूबर में, वो सिर्फ 11 अक्टूबर तक का ही डेटा है, 11 अक्टूबर, अभी पूरा अक्टूबर बचा हुआ है। तो ऑफकोर्स ये हाईएस्ट फिगर होगा, ऐसा लगता है देखने में,
जिस समय एफआईआईज अपना पैसा निकालेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा निकल रहा है, आने वाले समय में ऑफकोर्स और भी निकलेगा, चाइना में जा रहा है। इन दोनों मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करेंगे, उससे ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा कितना बड़ा गैप है। देखिए, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर आप MSCI चाइना इंडेक्स का देखेंगे ना, तो 13.62 टाइम्स का है, और MSCI इंडिया इंडेक्स का कितना है, 29 टाइम्स से भी ज़्यादा है। दोनों में बहुत बड़ा गैप है। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया एज अ कंट्री का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है, तो प्रीमियम चार्ज करेगा ही ये मार्केट, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं, और कर भी रहा है। लेकिन फिर भी जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, वो 13 के आसपास है, हमारा 29 के आसपास है। तो प्रीमियम चार्ज करो आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, तो वो एक प्रॉब्लम है, इसी के कारण पैसा निकल रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। चाइना ऐसा नहीं लगता है कि कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। चाइना ऑलरेडी सालों तक बहुत अच्छा ग्रोथ आया है, और उस तरह का ग्रोथ नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है कि चाइना में वापस आएगा, और इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नहीं लगता है कि वापस होगा। मतलब चाइना ग्रो कैसे करेगा? मोस्टली उनका जो ग्रोथ आ रहा था ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रियल एस्टेट। लेकिन देखिए, ज़्यादातर चीज़ें चाइना ऑलरेडी बना चुका है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा बना चुका है कि उसका यूज़ नहीं हो रहा है चाइना में, तो इससे ज़्यादा आप क्या बनाएगा? तो इसीलिए नहीं लगता है कि आने वाले समय में चाइना में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है। और जो भी ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री, यहाँ भी बहुत कुछ बनाना बाकी है, तो इसीलिए इंडिया बिल्कुल आप मानकर चल सकते हैं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, नथिंग टू वरी। हाँ, शॉर्ट टर्म हिकअप्स बिल्कुल हैं। नंबर 4 फैक्टर, ईरान और इजराइल का वॉर। देखिए, मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने है या पूरे वर्ल्ड के सामने है, वो यही है, क्योंकि ये ऑल आउट वॉर की तरह चल रहा है फिलहाल ना। अब इजराइल का अटैक ड्यू है, और ऐसा लगता है कि इजराइल का अटैक बहुत बड़ा होगा। तो अगर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होता है, या फिर जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ईरान के, वहाँ पे अटैक होता है, क्योंकि आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा ना, साइबर अटैक हुआ है ईरान पे, बहुत बड़ा साइबर अटैक। उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे हुआ है, जो एनर्जी साइट्स हैं वहाँ पे हुआ है। तो बिल्कुल ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि इजराइल का जो अटैक होगा बहुत बड़ा होने जा रहा है। तो उसके कारण हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाए, उसका नेगेटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे होगा। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ये सब जो इश्यूज़ है ना, हर एक साल आपको कोई ना कोई इशू दिखता रहेगा। तो हमारा जो भी एसेट एलोकेशन है, मार्केट कैप एलोकेशन है, हमें अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, कोई अगर एडिशनल पैसा किसी के पास है थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल वेट कर सकता है, देख सकता है कि एक बार ये जो इशू है ना, थोड़ा अगर ये काम डाउन हो तो अच्छा होगा। क्योंकि अगर ये एस्केलेट होता है तो बिल्कुल उसका बहुत बड़ा नेगेटिव असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे भी पड़ेगा। अगर कोई बड़ा अटैक होता है तो बिल्कुल इंडियन स्टॉक मार्केट्स भी बुरी तरह से गिरेगा। तो अगर किसी के पास लमसम है तो इन्वेस्टमेंट करने का वो अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ, ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगेन इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आइडियली इन्वेस्टर को ज़्यादातर जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट कर रखना चाहिए, अप एंड डाउन लगा रहेगा। कल से हुंडई का भी IPO स्टार्ट हो रहा है, 15 to 17 अक्टूबर तक है IPO, और 27,870 करोड़ का IPO है, बहुत बड़ा IPO है। इसके कारण भी स्टॉक मार्केट से पैसा निकल रहा है, आने वाले समय में थोड़ा बहुत और पैसा निकलेगा। तो इस IPO के कारण भी आप मानकर चल सकते हैं कि मार्केट पे थोड़ा बहुत प्रेशर बना रह सकता है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू एडिशन हुआ है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।